तो अब हम लोग बात करते हैं सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन्स की। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन्स को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन्स भी बोला जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में कि साइक्लोट्रॉन्स जो है उसमें जब चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स की वजह से मैस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। मैस इंक्रीज़ कर जाता है जिसकी वजह से जो ऑसिलेशंस हैं वो आउट ऑफ फेज चली जाती हैं। आउट ऑफ फेज चली जाने की वजह से पार्टिकल एनर्जी इंक्रीज़ नहीं करता। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोगों ने दो मेथड स्टडी किए थे। एक मेथड वो था जिसमें फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि F/m को कांस्टेंट रखा जाए, या फिर दूसरा मेथड वो था जिसमें B/m को कांस्टेंट रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ किया जाता है। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन्स में हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करते हैं ताकि पार्टिकल्स जो चार्ज पार्टिकल हैं वो आउट ऑफ फेज ना जाएं विद द ऑसिलेटिंग पोटेंशियल। तो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन जो है वो सिंपली एक साइक्लोट्रॉन ही है जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है उसको डिक्रीज़ किया जाता है, जो कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से आउट ऑफ फेज चले जाते हैं विद द अप्लाइड AC सोर्स। तो इसमें एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ की जाती है। साइक्लोट्रॉन जो है वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, इसकी बजाय सिंक्रोट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसमें मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी दोनों को इकट्ठे वेरी करवाया जाता है। अब हम सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन्स की को स्टडी करेंगे। इनका प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड करता है लॉस ऑफ रेजोनेंस एट हाई velocities where there is an appreciable increase in the mass of particle due to relativistic effects can be compensated by decreasing the applied AC oscillating frequency। तो ये जो लॉस ऑफ रेजोनेंस है, लॉस ऑफ रेजोनेंस का मतलब ये है कि पार्टिकल्स आउट ऑफ फेज चले जाते हैं विद द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंस ही है ना कि इनकी फ्रीक्वेंसी, जो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है वो मैच करती है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर जाएगी मैस के इंक्रीज़ करने की वजह से, तो वो आउट ऑफ फेज चले जाएंगे विद द अप्लाइड सोर्स। तो इट मीन्स ये जो लॉस ऑफ रेजोनेंस है हाई वेलोसिटी के ऊपर, जो कि मैस के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाने की वजह से आता है पार्टिकल्स की, जो कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कहलाता है, उसको कंपनसेट किया जाता है। हम अप्लाइड जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जो बिल्कुल साइक्लोट्रॉन्स जो है वो साइक्लोट्रॉन्स की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डी यूज़ की जाती है, दो डीज यूज़ नहीं किए जाते, जो कि ये कन्वेंशनल लो एनर्जी सिंक्लोट्रॉन है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको फिक्स रखा जाता है, जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको फिक्स रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया जाता। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं उनके पोल पीसीस जो हैं उनको फिक्स रखा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको परपेंडिकुलर रखा जाता है। हमें पता है कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे चार्ज पार्टिकल के ऊपर तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर स्पाइरल पाथ में। इसमें फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कंटिन्यूसली डिक्रीज़ किया जाता है, इसको कांस्टेंट नहीं रखा जाता ताकि रेजोनेंस को मेंटेन किया जा सके आइन फ्रीक्वेंसी की। इसमें जो दो टर्मिनल्स होते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, जो कि वेरी कर रहे होते हैं पीरियोडिकली क्योंकि एसी सोर्स है, ए को डी के साथ कनेक्ट किया जाता है, दूसरे को अर्थ कर दिया जाता है। तो बाकी सारा इसमें सेम ही है कि चार्ज पार्टिकल जो कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फिर अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सर्कल्स में मूव करते हैं। पार्टिकल जो हैं वो एक्सेलरेशन गेन करते हैं जब भी वो किसी भी उसके गैप में आते हैं। उसके बाद जब वो इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है तो वो आउटर एज से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्टर्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्टर्स जो हैं वो इसको बाहर निकाल देते हैं। इसमें 36 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 18 मेगाहर्ट्ज़ तक अगर फ्रीक्वेंसी को जो पहला बनाया गया था सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन उसमें वेरी करवाया गया था, और मैक्सिमम इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो 36 मेगाहर्ट्ज़ प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है उसी तरह से ही इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ किया गया, 18 मेगाहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी रखी गई। एक प्रॉब्लम जो है वो
ये सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन्स में है कि इनकी आउटपुट जो करंट है वो बहुत ज़्यादा लो होती है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोट्रॉन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइक्लोट्रॉन जो हैं उसमें सीरीज़ ऑफ पल्सेस जो हैं वो हमारे पास आ रही होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा 20 मिलियन पल्सेस जो हैं वो की टारगेट के ऊपर पर सेकंड में रीच करती हैं। लेकिन अगर सिंक्रो साइक्लोट्रॉन्स को देखा जाए तो देखें, एक जब इनिशियली चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल में मूव करता है, उसको फ्रीक्वेंसी जो एसी सोर्स की है या ऑसिलेटर की है वो 36 मेगाहर्ट्ज़ दी जाती है। उसके बाद ग्रेजुअली इसको डिक्रीज़ किया जाता है 18 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ पे मैक्सिमम उसकी एनर्जी है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 18 मेगाहर्ट्ज़ तक दी जाती है। तो जब तक ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही होती है उस वक्त तक नेक्स्ट पल्स जो है वो इसकी एंटर नहीं की जाती, क्योंकि जब ये बाहर निकल जाएगी उसके बाद नेक्स्ट पल्स जो है वो अंदर एंटर की जाती है, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट जो है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोट्रॉन। तो ये देखें, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है जिसमें एक डी जो है वो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। एक डी जो है इसमें ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इसका एक टर्मिनल जो है वो डी के साथ कनेक्टेड है, दूसरा जो है उसको अर्थ कर दिया जाता है। ये बीम डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो हैं वो लगाई जाती हैं ताकि जब पार्टिकल्स मैक्सिमम एनर्जी गेन कर ले तो उसको बाहर निकाल दें। ये सोर्स है आयन सोर्स, जिसमें ये स्पाइरल में इस तरह से ये मूव करते हैं। उसके बाद थ्योरी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? हमें पता है कि हमें मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है? मैग्नेटिक फोर्स F इज़ इक्वल टू Q इंटू V V क्रॉस B होता है। V क्रॉस B में V B साइन ऑफ थीटा, थीटा इज़ द एंगल विच इज़ V एंड B, और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, सो साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू। उसके बाद F इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमने पीछे किया था M V स्क्वायर ओवर R। दोनों को कंपेयर करेंगे, Q वी बी इज़ इक्वल टू M V स्क्वायर ओवर R। तो ये V स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Q B ओवर M इज़ इक्वल टू V ओवर R। और हमें पता है V इज़ इक्वल टू R ओमेगा। जब लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है वो किया जाता है एक्सचेंज, जो हमारे पास इसका रिलेशन जो है V इज़ इक्वल टू R ओमेगा, तो ओमेगा इज़ इक्वल टू V ओवर R। तो V ओवर R की जगह पे हम यहाँ पे ओमेगा भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा इज़ इक्वल टू क्यू बी ओवर M। तो ये हमारे पास ओमेगा C इज़ इक्वल टू क्यू बी ओवर M, ये हमारे पास यहाँ से आया है। उसके बाद अगर यहाँ पे C स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशंस जो है वो बन जाती है। और MC स्क्वायर जो है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी T भी है। MC स्क्वायर M0 C स्क्वायर प्लस T को रिप्रेजेंट करता है, M0 C स्क्वायर रेस्टमेंस एनर्जी को और T जो है वो काइनेटिक एनर्जी को। तो यहाँ पे अगर MC स्क्वायर की जगह पे हम मेंशन कर दें, क्योंकि हमें पता है कि जो M इंटू C स्क्वायर है इज़ इक्वल टू T प्लस M0 इंटू C स्क्वायर, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे MC स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने ये पुट कर दिया। तो कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई, ओमेगा C इज इक्वल टू बी क्यू C स्क्वायर ओवर T प्लस M0 C स्क्वायर। इसके बाद अगेन एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू T, ठीक है। तो थीटा अगर 2 पाई हो तो हमारा टाइम जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, टाइम पीरियड के, और टाइम पीरियड जो है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा ओवर एफ के। तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई एफ के। तो इट मीन्स ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ, या फिर यहाँ से ओमेगा इज इक्वल एफ इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दी जाए तो ये एफ इज इक्वल टू बी क्यू सी स्क्वायर ओवर 2 पाई टी प्लस M0 C स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तब होगी जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होगी। हाँ जी होगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी को मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि उस रिलेटिवली हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। इट मीन्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी तब होगी जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ये हमारे पास जो है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए।
एडवांटेज की बात करते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी तक लेके चला जाता है। नॉर्मली लो पावर जो है 15 किलोवाट्स जो है का ऑसिलेटर जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें इसकी डिज़ाइन जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सिंपल होता है, क्योंकि इसमें एक डी यूज़ की जाती है। लिमिटेशन में इसकी ये है कि इसमें जो आउटपुट बीम है करंट की वो बहुत ज़्यादा लो होती है, फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो एम्पेयर्स तक होती है या फिर इससे भी लो होती है।